डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, नीट के एग्जाम के लिए सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई होप अब तक आपका काफी सारा सिलेबस क्लियर हो चुका होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर जिसका नहीं हुआ है या जिसके जो चैप्टर्स बचे कुचे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता लगना बहुत जरूरी है कि उन चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। अब ये इम्पोर्टेंट किस हिसाब से है कि कितने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं किस चैप्टर में से, किस यूनिट में से प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो आप डेफिनेटली अब तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि वेटेज क्या है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली पता लग गया होगा। इवन जो आपको कुछ परसेंट के हिसाब से कोई वेटेज बताएगा, कोई आपको एक अजम्पशन देगा कि इतने से इतने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किसी में आपको बोलेंगे फुल एनसीईआरटी थोरो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली आपको अब तक पता लग गया होगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे यूनिट वाइज वेटेज के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी पता होने चाहिए कि बेसिकली हर यूनिट में वो कौन सा चैप्टर है जिसमें मुझे ज्यादा ध्यान देने हैं एंड डेफिनेटली उस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे को अच्छे से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं सीधे अपने क्लास 11th में। ठीक है, अब क्लास 11th में जो सबसे पहला यूनिट है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब देखो, आपके यहाँ पे 4 चैप्टर आते हैं। अगर मैं उसके नाम दे दूं तो एक आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम एंड फाइनली आपके पास आता है चैप्टर एनिमल किंगडम। तो अगर मैं देखूं कि इन सबसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो मैं रेड मार्क लगा रही हूँ वो इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आप देखो कि 10-12 साल में जो हुए हैं लगभग 60+ क्वेश्चन यहाँ से अब तक पूछे गए हैं। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर में देखूंगी तो 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे आने के चांसेस हैं। हम मैक्सिमम सोचेंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं चैप्टर वो है प्लांट किंगडम और है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट। उसके बाद मुझे दोनों ही अच्छे से पढ़ना है, प्लांट और एनिमल। अब जिन बच्चों का जो स्ट्रॉन्ग है वो पहले वो कवर कर सकता है, और अगर जिसका दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो नंबर 2 पे आप डेफिनेटली पढ़ो एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना है। अब अगर इन सभी चैप्टर में अगर मेरे को सिलेक्टिव स्टडी करनी है, वैसे आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी होती, एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी तो सब में पूरी तरीके से पढ़ना ही है, बट किस में आपको ज्यादा टाइम लगाना है और कौन से वो टॉपिक्स है। तो देखो, लिविंग वर्ल्ड में से जो आपकी टेक्सोनॉमी आती है, जिस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो जितनी भी टाइप की क्लासिफिकेशन है वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। उसके अलावा जो टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। मोनोग्राफ हो गया, फ्लोरा, फौना, हर्बेरियम, हर किसी की डेफिनेशन विद बाय हार्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पूरा देखा जाए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन दे रखी हैं, फीचर्स दे रखे हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है आपका फंजाई। तो कितने टाइप के होते हैं उसके सारे एग्जाम्पल, मोनेरा बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनफैक्ट पूरा प्रोटेस्टा भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक फंजाई इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोटेस्टा मोनेरा आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, डेफिनेटली इनके सारे फीचर्स और इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तो आपको सीधा सीधा क्या पढ़ना है, जितने भी किंगडम्स हैं उन सभी किंगडम्स के एग्जाम्पल और उसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली प्लांट किंगडम में, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो एल्गे हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो देखो, एंजियोस्पर्म में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ब्रायोफाइट्स में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडो जो फाइट्स होते हैं वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट में, विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब देखो, इसमें आ गया आपके पास मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स, देन आपके पास आ गया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर आपके पास आ गया जो एनिमल्स के अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। देन अगर इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है
वो वेरी करेगा, किसी साल आपको इसमें दिखेगा, बट अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगेन पूछे गए हैं मॉर्फोलॉजी में, तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर हम एनिमल्स पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक मुझे नहीं छोड़ने हैं मॉर्फोलॉजी में, अब उसके अंदर जितने भी टाइप के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी में सीधा सीधा रूट्स और लीफ और स्टेम, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले इनिशियली आपको जनरल दे रखा है, फिर तीनों आपको चीजें दे रखी हैं। तो रूट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा लीफ, अब दोनों की ही पढ़नी है, मोनोकॉट की भी पढ़नी है, डाइकॉट की भी पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे अगेन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं या कोई पिक्यूलर नेम है, किसी टाइप का कोई प्रोसेस है जो, या डिफरेंट टाइप की वुड्स हो गई, मतलब जो किसी एक प्लांट में मोनोकॉट डाइकॉट में स्पेशल होती हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है एनाटॉमी में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं एनिमल्स की बात करती हूँ, एपिथेलियम टिश्यू में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा जो फ्रॉग हो गए, कॉकरोच हो गया, वो आपको पढ़ना है, बट मोस्टली इसमें से उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम आता है। तो वो जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उस टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि इन एनिमल्स में वो किस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे आपका अगला आ गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसमें आपके 3 चैप्टर हो जाते हैं, एक जिसमें आ जाता है आपका सेल का पूरा इनिशियल स्ट्रक्चर वगैरह सारे ऑर्गेनेलीज डिटेल में, फिर आप यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो, और फिर आप पढ़ते हो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। अब इसमें से अगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है सेल चैप्टर। अब इसमें से जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं डेफिनेटली उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, राइबोसोम से रिलेटेड यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स, अब ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो, बहुत ही रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है। आपको जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो पता होने चाहिए, बट डेफिनेटली पहले आप सेल चैप्टर कवर करोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे सेल साइकिल, ठीक है। अब सेल साइकिल में से अगेन सारी सेल डिवीजन, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि मियोसिस 1 में आप देखोगे बहुत स्पेशल फीचर्स है, मियोसिस 1 में भी हर चीज में किस तरीके से आपका पूरा प्रोफेज डिवाइड होता है, प्रोफेज 1, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए विद डायग्राम। अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। तो देखो हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, अगर आपका चाहे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर हो गया, देन आपके पास चैप्टर आ जाता है मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, और एक जिसमें हार्मोन दे रखा है विच इज प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। अब इसमें से अगर जो सबसे पहले पढ़ोगे तो इसको देखो, हर चैप्टर में से कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उसको टॉपिक वाइज सबसे पहले प्रिपेयर करो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो भी बल्क ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, या ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन पुल हो गया, क्रेन्स एनाटॉमी हो गई, वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन में से डेफिनेटली आपको माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल के जितने भी वो सारी की सारी बैक्टीरियाज हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं या नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, या कौन से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे उसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स भी पढ़ने हैं कि किन किन से वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप फोटोसिंथेसिस में आ जाओगे तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स बन जाएंगे आपके, जैसे आपके पास फोटो पीरियोडिज्म आ गया। तो देखो जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो खुद में ही अपने आप में है, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से उसमें प्लांट्स आपको पता होने चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट, न्यूट्रल डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी क्रेब्स साइकिल। हाँ, C4 C3 पाथवे भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, बट क्वेश्चन फोटो पीरियोडिज्म से बहुत बार आपको देखने को मिलेगा।
तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ना, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से अगर आप देखोगे तो पिछले 12 साल में 24 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे किससे गए हैं, तो वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस से पूछे गए हैं और आपके मिनरल न्यूट्रिशन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके सारे के सारे हॉर्मोन्स आ जाते हैं जो आपको पढ़ना है। अब उसके अलावा जो आपका लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब देखो ये बच्चों को इसमें लगता है कि यार इसमें कितना पढ़े, क्वेश्चन किसी में से एक आएगा किसी चैप्टर में से, किसी क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन आए हैं। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक पेपर में इसमें आने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि पूरे पिछले साल में जितने भी हुए हैं अगर आप देखोगे, जैसे डाइजेशन का हो गया तो कुछ कम से कम आपको 27 क्वेश्चन हमने देखे हैं कि इतने देखने को मिले हैं। ब्रीदिंग में हो गया, इसमें अगेन 27 क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट 12 ईयर्स में। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया, उसमें आपके अगेन कितने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रखे हैं। एक्सक्रीशन में से आपको 19 क्वेश्चन आ रखे हैं। देन लोकोमोशन में से आपको 21 क्वेश्चंस आ रखे हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से 34 क्वेश्चन एंड फाइनली केमिकल कोऑर्डिनेशन में से आपके 37 क्वेश्चंस पिछले साल 12 सालों में ये पूछे गए हैं। अब तो आप ये देख रहे हो कि सबकी लगभग इक्वल वेटेज लग रही है, मुझे कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगी, कोई एक चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़िए, जो आपको इजी लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छा लगता है, उसको हम पढ़ेंगे। बट डेफिनेटली हमें क्या पढ़ना है, डाइजेशन में से अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे जितने भी, चाहे वो फैट्स की बात होती है, चाहे वो प्रोटीन्स की बात होती है, चाहे वो कार्ब्स की बात होती है, तो उससे रिलेटेड सारे एंजाइम, उनका बेसिकली डाइजेशन का एक चार्ट बना लो कि कौन किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स में आ जाते हैं, तो क्या क्या आपके कंपोनेंट्स हो गए, किस तरीके से उनकी सर्कुलेशन हो गई, आर्टरीज वेन का जो भी फंक्शन है, जो भी स्ट्रक्चर है, तो आपको ओवरऑल ये जितने भी चैप्टर हैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली जितने भी ओवरऑल टर्म्स होती हैं अलग अलग, जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, कैसे उनका यूज हो रहा है, वो यहाँ पे हमें हर चीज का फंक्शन बेसिकली पता होना चाहिए। लोकोमोशन में से अगेन यहाँ पे पता होना चाहिए कौन कौन से जॉइंट्स, तो यहाँ पे जॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस किस के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको वो अच्छे से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो एक फ्लो चार्ट से इसको लर्न कर लो। देन अगर मैं ब्रीदिंग में आती हूँ तो यहाँ पे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो डिजीजेस होती हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, वो भी नहीं छोड़नी है। एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, कि हर पार्ट में कहाँ हो रहा है, चाहे वो हेनले लूप की बात हो, चाहे वो डीसीटी की बात है, चाहे वो पीसीटी की बात है, मतलब पूरा हमने नेफ्रॉन तो पढ़ लिया है। अब उसके अलावा इसमें रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रास सिस्टम आ जाता है, जैसे एडीएच कैसे काम करता है, तो वो यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा अगेन डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर्स तो हमें सब में पढ़ने ही हैं। देन न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपको ओवरऑल करनी ही है। तो देखो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने 12th क्लास में, जो है रिप्रोडक्शन। तो इसमें अगेन जो हमारे 4 चैप्टर हैं, जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स, फिर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाता है, एंड फाइनली हमारे पास बचता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करती हूँ सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नहीं छोड़ना। इसमें से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वही कॉन्ट्रासेप्शन, कितने छोटे से कॉन्ट्रासेप्शन है पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, बहुत बारी क्वेश्चन एमटीबी में पूछा जाता है, और एमनियोसेंटेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिटेल में हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो स्पोर्स की है, चाहे वो कोई प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, चाहे कोई आफ्टर है, जैसे पार्थेनोजेनेसिस हो गया या पार्थेनोकार्पी हो गया, वो पता होने चाहिए। ठीक है, कि oogamous क्या है, अनीसोगैमस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या मेथड्स हैं, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, रिप्रोडक्शन हेल्थ, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड फिर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये है मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या हो गया, अब यहाँ पे डिटेल आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्वेश्चन बोर्ड्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत आता है, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड अगर आप नीट में देखोगे तो जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑर्गन्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टिस एंड ओवरी, तो वो डिटेल में आपको उसके हर पार्ट्स का पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़े हुए कौन से हॉर्मोन्स का कौन सा फंक्शन है, विद ग्राफिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कुछ कहने की यहाँ पे बात ही नहीं है। दो ही जो आज आपके टॉपिक आ जाते हैं, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। अब पॉलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एम्ब्रियो सैक से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा छोटा छोटा हो गया हमारा टॉपिक पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाओ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में। अब ये है 3 ही चैप्टर का यूनिट है, जिसमें आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ते हो। उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर बेसिस आ जाता है, यानी कि आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, और फाइनली इवोल्यूशन। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो है चैप्टर आपका 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल के, और लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। लिंकेज आपको दे रखी होगी, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। उसके अलावा जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो हमको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मॉलिक्यूलर बेसिस में। अब देखो इसके अंदर हमको सबसे पहले तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट का डीएनए एमआरएनए वो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो एमआरएनए पहली बार डिटेल में पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डेफिनेटली रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जिसमें से ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जीन रेगुलेशन जो हमारा टॉपिक है, उसका लैक ऑपरॉन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर आपको देखूंगे ना कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से के बाद जो मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो है एवोल्यूशन। क्वेश्चन अगर मैं देखो वेटेज बताऊंगी तो पिछले कुछ 12 सालों में यहाँ पे 56 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोल बायो में देखो 64 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन क्यों हमें सबसे पहले पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत है क्वेश्चंस की। मोल बायो में क्या है, आप पढ़ोगे, आपको 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। रटने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको डिसऑर्डर्स भी लर्न करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, क्रॉसेस भी देखने हैं। एवोल्यूशन में से क्या है, देखो 46 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो अगर मैं इसकी वेटेज बोलती हूँ, तो अगर मैं एवरेज निकालती हूँ तो एक पेपर में यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, अब उन 3 से 4 में देखो आपको पढ़ना तो थोड़ा सा ही है, तो एवोल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट हो गया ना। उसके बाद तो सेकंड नंबर पे आप एवोल्यूशन पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जल्दी कवर हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते हैं। देन हमारा बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो है अगेन यहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं। एक तो आपका बायोटेक जो कि जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, और दूसरा चैप्टर हो जाता है आपका एप्लीकेशंस वाला क्वेश्चंस। अब ये जो है इसको पूरी स्टोरी की तरह पढ़ो, एक फ्लो चार्ट से पढ़ लो कि पूरे प्रोसेस में क्या होता है, हर प्रोसेस में उसके एग्जाम्पल। अब इसमें एग्जाम्पल मतलब जैसे क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से यूज हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स आपको पता होने चाहिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एप्लीकेशंस में से बहुत सारे जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाते हैं, RNAi हो गया, आपका BT कॉटन हो गया, तो ये आपको 2 टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, सॉरी ये भूल रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे मेरे नेक्स्ट 2 यूनिट रह गए विच इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब इसमें आपका कौन कौन से चैप्टर आ गए, आपके पास स्ट्रैटेजीज आ गए, ठीक है। देन आपके पास हो गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसके अलावा आपका चैप्टर हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब आपको सब पता होना चाहिए, एड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, मलेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, कैंसर को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अलावा ड्रग्स आपको पढ़ने हैं, एंड जितनी भी सारी कॉमन डिजीजेस हैं। अब एनसीईआरटी में अगर डिजीज का सिर्फ नाम भी दिया है तो आपको उसके बारे में कॉज ऑर्गेनिज्म सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को पढ़ने का एक ही तरीका है कि मैक्सिमम यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे उतने सारे डिजीजेस कॉज ऑर्गेनिज्म अपने आप याद होते रहेंगे। देन उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो माइक्रोब्स पढ़ेंगे, एंड माइक्रोब में से जितने भी यूज है माइक्रोब्स का, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट हो, सीवेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी माइक्रोब्स के नाम हैं, वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसको एनसीईआरटी से रीड करो और जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका यूज लर्न करना है। स्ट्रैटेजीज लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इनब्रीडिंग ब्रीडिंग में से आता है, और जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है। लास्ट यूनिट विच इज इकोलॉजी, एंड अगेन ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें से हर चैप्टर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अब देखो, जैसे आपका सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, आपके पास बायोडाइवर्सिटी एंड उसकी कंजर्वेशन हो गई। देन आपके पास इकोसिस्टम चैप्टर आता है, और आपके पास एक चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब देखो क्या क्या मुझे पढ़ना है। मैंने फिर से बोला, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरह। ये भी सारे चैप्टर एक जैसी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से डेफिनेटली जो आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पिरामिड, और उसके अलावा पॉपुलेशन इंटरैक्शन, एबायोटिक के संग कैसे दिखाता है, कॉन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, इंटरैक्शन में प्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरैक्शन के जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से आपको डेफिनेटली इन सीटू, एक्स सीटू, ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और जो भी आपको पाई चार्ट दे रखा है ना, वो बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम इकोसिस्टम पे आते हैं तो इसमें ऑब्वियसली आपके ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके पिरामिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्वायरमेंट में अगेन ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और जो भी आपकी केस स्टडीज है वो भी अच्छे से पढ़ना है। तो इस पूरे यूनिट को पढ़ना भी इजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करती हूँ तो आप देखोगे कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में से 28 क्वेश्चन आते हैं, इकोसिस्टम में से 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 12 सालों में, बायोडाइवर्सिटी में आपको 32 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड एनवायरनमेंट में से 57 क्वेश्चन। अब एक चीज मैं आपको मोटी मोटी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूं कि ये एक जो यूनिट है इसमें से आपको बाहर के से क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी से बाहर आपको और भी चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टर्म एनसीईआरटी में लिखा होता है जो आपको डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ पे एकदम रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा आपको बाहर से, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा करंट सिचुएशन से। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना का आउटब्रेक चल रहा है, तो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। अब कोरोना पढ़ रहे हो तो उसके रिस्पेक्टिव कुछ कुछ वायरल डिजीजेस पता होने चाहिए, और जो भी करंट सिचुएशन है, एनवायरमेंट की सिचुएशन है, बेशक चाहे वो कोरोना के ही हार्मफुल या पॉजिटिव इफेक्ट्स हो, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये है मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यूनिट वाइज 11th and 12th के मैंने दोनों कवर कर दिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी इंपॉर्टेंट चीजें पहले कवर हो जाएंगी। थैंक यू।